प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है इस YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स पर। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मुद्रा और बैंकिंग अध्याय, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, और इसके बाद आय और रोजगार के निर्धारण जो अध्याय है उसके लिए 12 अंक निर्धारित हैं। यानी कुल मिलाकर के आज जो 18 अंक निर्धारित हैं अध्याय 3 और 4 के लिए, जो कि हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुद्रा और बैंकिंग। इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर जो पीले रंग से चिन्हित प्रश्न है, इनको आपको बहुत जरूर से जरूर याद कर लेना है। प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, दोष या कमियां लिखिए। तीसरे प्रश्न में मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। चौथा प्रश्न, मुद्रा के गौड़ या सहायक कार्य लिखिए। पांचवें प्रश्न में मुद्रा की मांग से क्या तात्पर्य है? छठवां प्रश्न, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है? सातवें प्रश्न में मुद्रा के दोषों की व्याख्या कीजिए। और आठवां प्रश्न है, विमुद्रीकरण को समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में किए गए विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न, मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। 11वां प्रश्न, सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है? किसी निर्धारित समय अवधि में सम व्यवहार मूल्य से यह किस प्रकार संबंधित है? 12वां प्रश्न है, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? 13वां प्रश्न है, सट्टा उद्देश्य को समझाइए। 14वें प्रश्न में व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य लिखिए। 15वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। 16वें प्रश्न में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? 17वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? प्रश्न को दोहरा दे रहा हूं, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? 18वां प्रश्न, रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंक में 4 अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न, बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, SLR किसे कहते हैं? और 21वां प्रश्न है, नकद कोष अनुपात यानी कि CRR और रेपो रेट को समझाइए। अब हम बात करते हैं अगली इकाई, जो कि इकाई 9 है, आय तथा रोजगार का निर्धारण। इसके लिए कुल 12 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, समग्र मांग यानी कि कुल मांग फलन क्या है? दूसरा प्रश्न, समग्र मांग के 2 घटकों यानी कि अवयवों को लिखिए। तीसरा प्रश्न, न्यून मांग किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, अभावी मांग या न्यून मांग के कारण लिखिए। 5वां प्रश्न, अभावी मांग या न्यून मांग को ठीक करने या नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। 6वां प्रश्न है, अत्यधिक मांग या अतिरिक्त मांग किसे कहते हैं? 7वां प्रश्न है, अतिरिक्त मांग या अत्यधिक मांग की स्थिति को ठीक करने या नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। 8वां प्रश्न है, अत्यधिक मांग तथा अभावी मांग में अंतर लिखिए। 9वां प्रश्न, समग्र पूर्ति क्या है? 10वां प्रश्न है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है? 11वां प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? 12वां प्रश्न, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है? 13वां प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS का अर्थ लिखिए। 14वां प्रश्न है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। 15वां प्रश्न, उपभोग फलन किसे कहते हैं? 16वां प्रश्न है, मित व्ययिता का विरोधाभास लिखना है, यानी कि मित व्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। 17वां प्रश्न है, सेटेरिस पारिवेश की मान्यता किसे कहते हैं? 18वां प्रश्न है, आय तथा रोजगार के परंपरावादी और कीन्स के सिद्धांतों में कोई 4 अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में निवेश का क्या अर्थ है? 20वां प्रश्न है, गुणक की क्रिया विधि समझाइए। 21वां प्रश्न है, पूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जो अध्याय थी मुद्रा और बैंकिंग और इसके साथ ही आय और रोजगार के निर्धारण, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर।